चलो गुड इवनिंग एवरीवन। ठीक है, ये शाम वाला लेक्चर है। चलो इधर देखो, ऑर्गेनिक में अपन ने कल कहाँ तक पढ़ लिया था? एक कायरल में देख लिया था ऑप्टिकली एक्टिव है कि इनएक्टिव। एक कायरल हमेशा ऑप्टिकली एक्टिव होता है। दो कायरल वाले चेक करते हैं कि ऑप्टिकली एक्टिव है कि नहीं है उसमें, और कहीं से चेक करते हैं कोई भी सिमेट्री आ गई तो इनएक्टिव, और आरएस वाले से चेक करना हो तो वो भी सिखा दिया था। ठीक है, अपोजिट आते हैं तो इनएक्टिव और सेम आते हैं तो एक्टिव। लेकिन उसमें भी कैसे देखते हैं? आरएस वाले में अपर और लोअर पार्ट को देख के, अपर और लोअर पार्ट में एटम सेम होने चाहिए तभी देखा जाता है। अगर अपर और लोअर पार्ट में एटम्स अलग हो गए तो फिर उसमें आरएस नहीं देखते हैं। ठीक है, हाँ चलो सब इधर है ना। अब अगला जो टॉपिक है वो अपने को पढ़ना है मीजो कंपाउंड क्या होते हैं। ठीक है, तो देखो सिंगल कायरल वाले में देखो मीजो मतलब उसकी कंडीशन फिक्स है, उसमें भी दो कायरल कार्बन होने चाहिए। पहली चीज तो दो कायरल कार्बन, और उसके अलावा कोई ऐसा एक प्लेन ऑफ सिमेट्री या सेंटर ऑफ सिमेट्री मिलना चाहिए जिससे वो सेम जाए। सिमेट्री मतलब सेम राइट और लेफ्ट, तो या तो कोई प्लेन से या सेंटर से सिमेट्री मिलना चाहिए। ठीक है, चलो तो मीजो की कंडीशन क्या हो गई तुम्हारी? ये मीजो की कंडीशन है। ठीक है, कि सिमेट्री और दो कायरल, मिनिमम दो कायरल होने चाहिए और सिमेट्री होनी चाहिए, तभी क्या बोलेंगे उसको? मीजो। ठीक है, और मीजो ऑप्टिकली एक्टिव होंगे कि इनएक्टिव? इनएक्टिव, क्योंकि बोल दिया ना सिमेट्री आ गई, सिमेट्री है तो इनएक्टिव। अब इसकी इनएक्टिविटी का रीजन ये बोला जाता है कि एक ही कंपाउंड है जिसमें दो कायरल है। ठीक है, और ये इनएक्टिव क्यों है? क्योंकि एक अपोजिट साइड घुमाने की कोशिश कर रहा है लाइट को, एक इधर, तो लाइट सीधी चली जाएगी। ठीक है, तो वो उस मॉलिक्यूल की वजह से जा रहा है ना, उस मॉलिक्यूल में ही वो दो अलग अलग पार्ट हैं, तो इंटरनल कंपनसेशन। इसका रीजन क्या देते हैं? इंटरनल कंपनसेशन है इंट्रामॉलिक्यूलर न्यूट्रलाइजेशन। ठीक है, और रेसिमिक वाले में क्या था? 50% डी 50% एल, तो वो दो अलग अलग चीजें थी ना, तो उसमें क्या बोलते थे? एक्सटर्नल कंपनसेशन। दो अलग अलग चीजें थी, इसमें एक ही चीज है तो इंटरनल कंपनसेशन। ठीक है, याद रखना। मीजो कंपाउंड्स आर ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू इंटरनल कंपनसेशन, रेसिमिक मिक्सचर आर ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू एक्सटर्नल कंपनसेशन। क्लियर है दोनों पॉइंट्स? ठीक है, नहीं है? देखो कहाँ देखोगे, यही देखो। रेसिमिक मिक्सचर में दो अलग अलग कंपाउंड थे, ये समझ में आया? रेसिमिक में दो अलग अलग, एक मैंने बोला था 50% डी है, मतलब 50% मैंने रखा और ये डी है, और ये 50% मैंने बोला एल। डी और एल का मतलब है ये लाइट को राइट में घुमा रहा है, ये लाइट को लेफ्ट में घुमा रहा है। तो अगर इसमें मैं इधर से लाइट पास करूं तो ये कोशिश करेगा इसको इधर घुमाने की, ये कोशिश करेगा इसको वापस इधर घुमाने की, तो जितना इधर घुमा होगा उतना वापस इधर आ जाएगा, तो कहीं ना कहीं लाइट कहीं बेंड ही नहीं हो पाएगी और सीधी की सीधी पास हो जाएगी। तो लाइट कहीं बेंड नहीं हुई, सीधी पास हो गई तो ऑप्टिकली इनएक्टिव। पीपीएल लाइट को कहीं भी नहीं मोड़ पाया तो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है ना। तो दो अलग अलग मॉलिक्यूल की वजह से, तो इसको क्या बोलते हैं? रीजन एक्सटर्नल कंपनसेशन, क्योंकि दो थे यहाँ पे। और मीजो वाले में क्या है? एक ही कंपाउंड में जो दो कायरल है, ये और ये, तो ऊपर वाला कोशिश कर रहा है इधर और नीचे वाला कोशिश कर रहा है इधर, तो एक ही मॉलिक्यूल ट्विस्ट करने की कोशिश कर रहा है उस लाइट को, तो वहां बोलते हैं इंटरनल कंपनसेशन। वहां एक ही था तो इंटरनल, या दो अलग अलग की वजह से तो इसको बोलते हैं एक्सटर्नल कंपनसेशन। ये भी ऑप्टिकली इनएक्टिव है ना, इनएक्टिव है ड्यू टू एक्सटर्नल कंपनसेशन। ठीक है, अब आगे समझ में? हाँ आ जाना चाहिए। चलो इधर ये वाला, ठीक है। देखो अब अपने को पता करना है कि मीजो है या नहीं है। ये सारे एग्जांपल्स, कंडीशन क्या है? दो कायरल विथ कोई भी सिमेट्री, दो कायरल विथ कोई भी सिमेट्री। ठीक है, चलो इसमें देखते हैं दो कायरल है क्या? ये भी कायरल है और ये कायरल है। सिमेट्री दिख रही है क्या मेरे को? साफ दिख रही है। ठीक है, तो ये क्या है? मीजो। ये वाला दो कायरल दिख रहे हैं, हाँ। सिमेट्री दिख रही है क्या? देखो मैं इसको भी छुपाऊं तो भी राइट लेफ्ट सेम नहीं हो रहे, और ऐसे बीच में से भी काटूं तो भी ऊपर और नीचे वाला पार्ट सेम नहीं हो रहा है, क्योंकि एक ब्रोमीन एक OH है। तो ये भी क्या है? ये भी क्या क्या ये क्या है? नॉट मीजो, है ना। मतलब मीजो नहीं है वो। अपने को पता करना है कौन मीजो है कौन नहीं है, तो वो नहीं है, ये वाला है। अब ये वाला बेटा इधर सारे है ना, ये कंपाउंड मीजो होगा क्या? देखो कायरल तो दोनों है,
ऊपर और नीचे वाला कॉपी है तो ये मीजो है, हाँ सही बात है। ये वाला मीजो होगा क्या, है ना, ऊपर और नीचे कॉपी, तो ये भी इंडिविजुअली क्या है, मीजो कंपाउंड है। ठीक है, अब मैं अगर पूछूं तुमसे कि ये अगर मैं इसको ए बोलूं पहले वाले को और दूसरे वाले को क्या बोलूं बी, तो ये दोनों आपस में क्या है, आइडेंटिकल है, डायस्टेरियोमर है, इनैंशियोमर है। देखो वैसे तो अपन को क्या दिख रहा है, मिरर इमेज दिख रही है, जस्ट मिरर इमेज को उठा के रखूं तो नई कॉपी हो रही है, तो नॉन सुपर इम्पोसिबल मिरर इमेज है, तो दिख क्या सारा है ये इनैंशियोमर, नॉन सुपर इम्पोसिबल मिरर इमेज। लेकिन इनैंशियोमर जब भी आएगा उसके पहले एक चीज हमेशा चेक कर लेना कि आइडेंटिकल है कि नहीं है, और वो कैसे देखोगे, जिस लाइन से अपन ने डिवाइड किया ना ऊपर और नीचे, उस पे तीनों एटम सेम होने चाहिए और जस्ट उसकी इमेज बनना चाहिए, मतलब मीजो होने चाहिए। तो दोनों ही अगर मीजो हैं, समझ गए क्या बोला मैंने, ये ऊपर जो है ऊपर वाला पार्ट और ये जो नीचे वाला पार्ट है, इसमें एटम सेम है और जस्ट कॉपी है, जस्ट कॉपी है। ठीक है, इसमें भी ऊपर और नीचे वाला पार्ट एटम सेम है और जस्ट कॉपी है, मतलब दोनों मीजो हैं। अगर दोनों मीजो हैं तो वो दोनों इनैंशियोमर नहीं है, फिर क्या बोलोगे उसको, आइडेंटिकल। ये चीज समझ गए, तो ये दोनों आपस में है क्या, आइडेंटिकल है, नॉट इनैंशियोमर। ये लिख लेना है ना ब्रैकेट में, इनैंशियोमर नहीं है, क्या बोलोगे उसको, आइडेंटिकल। दो मीजो कंपाउंड जो कि आपस में ऐसे मिरर इमेज बना रहे हैं उनको क्या बोलते हैं, आइडेंटिकल। समझ गए, चलो अब ये इसमें कायरल है, हाँ दोनों कायरल है, कॉपी है क्या, हाँ तो ये भी मीजो है, ये वाला कायरल है, हाँ कॉपी है क्या कहीं से भी, मतलब ये तो प्लेन अलग जा रहा है, ये तो भी अलग जा रहा है, तो नॉट मीजो। समझ में आया सभी को। ये क्वेश्चन, एक कायरल है, मीजो हो सकता है क्या, नहीं, मीजो के लिए दो कायरल चाहिए, तो ये नॉट। ये वाला हो सकता है क्या, देखो ये तो नहीं है, ये कायरल होगा क्या, क्योंकि यहां से चल के जाऊंगा तो भी सेम, यहां से चल के जाऊंगा तो भी सेम। इस वाले के लिए अगर इधर से चल के जाऊंगा तो भी सेम, इधर से सेम, तो इसमें अकायरल है ना, है तो अकायरल, तो नॉट मीजो। समझ गए, आया ना वो समझ में, ये वाला। अब ठीक है, इसमें कायरल दिख रहे हैं क्या, ये यहाँ पे एक हाइड्रोजन एक मिथाइल, लेकिन इधर से चल के जाऊंगा तो सेम, इधर से चल के गया तो सेम, तो ये तो कायरल है ही नहीं। दूसरा अगर होता भी तो भी कोई मतलब नहीं है, इधर से चल के आऊंगा तो भी सेम, इधर से चल के आऊंगा तो भी सेम, तो ये भी क्या है, अकायरल। अकायरल हो गया, मतलब वो नॉट मीजो। इसको ये मत देख लेना कि हाँ प्लेन ऑफ सिमेट्री तो दिख रही है, कॉपी भी है, तो मीजो कर दिया सीधा। पहले कायरलिटी चेक करोगे फिर सिमेट्री देखोगे। ऐसा नहीं है कि सिमेट्री दिख रही है तो मीजो। मीजो के लिए दोनों कंडीशन चाहिए, दो कायरल भी चाहिए, सिमेट्री भी चाहिए। इसमें यह मत करना है कि सिमेट्री दिखी तो मीजो, कायरल नहीं है, कायरल नहीं है तो फिर मीजो बोलूंगा ही नहीं मैं। समझ गए, ठीक है। ये वाला आप इसमें कायरल है, इसके लिए देखो यहां से चलूंगा तो अलग आ गया ना, और यहां से अलग, तो हाँ ये कायरल है। इसमें इधर से चलूंगा इधर से चलूंगा तो ये भी कायरल है। दो कायरल हो गए। अब सिमेट्री चेक करूंगा, कायरल के बाद सिमेट्री चेक करेंगे। दिख रही है ना सिमेट्री, तो दिख रही है तो ये मीजो है। इसमें क्यों सिमेट्री नहीं देखी, क्योंकि कायरल ही नहीं है वो। ठीक है, ये वाला आप इस वाले में ना, इस वाले में चेक करें, कायरल है, इधर से चलूंगा तो दूसरे नंबर पे वो आ रहा है, इधर से पहले पे आ गया, तो हाँ ये वाला भी कायरल है और ये भी कायरल है। कायरल है, उसके बाद सिमेट्री देख लूं कहीं से भी, तो ये भी क्या है, मीजो। इसमें वो मत लाना कि पीओएफ है, सीओएफ नहीं दिख रहा, सेंटर ऑफ सिमेट्री ऑड है, सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होती, लेकिन प्लेन ऑफ सिमेट्री तो है। कोई सी भी कायरल नहीं है तो फिर बात ही खत्म, मीजो बोलोगे नहीं उसको। ठीक है, कायरल कंडीशन जरूरी है पहले, वो भी दो कायरल, एक भी नहीं। ये समझ गए ना। इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री तो दिख रही है ना, भले सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होती। मुझे कोई भी एक सिमेट्री मिल गई चलेगा मेरे को, दो कायरल विथ कोई भी एक सिमेट्री, तो दो कायरल विथ प्लेन ऑफ सिमेट्री, भले सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं, मुझे क्या करना। क्लियर है, तो ये भी क्या है, मीजो। ये क्वेश्चन बेटा सारे इधर है ना। ये इसमें कायरल है क्या, हाँ ये और ये कायरल है। सिमेट्री दिखेगी क्या, क्योंकि ना तो सेंटर ऑफ सिमेट्री दिखती नहीं है
और प्लेन भी दिख रही है क्या? नहीं, तो ये नॉट मीजो। ये वाला, इसमें कायरल देखें, इधर से अलग इधर से अलग, हाँ ये कायरल है, इसमें इधर से अलग इधर, ये भी कायरल है, इसमें इधर से अलग इधर, ये भी कायरल है, 3 कायरल हो गए, ठीक है। और सिमेट्री तो नामो निशान नहीं दूर तक, ठीक है। ये भी क्या है? नॉट मीजो। ये वाला क्वेश्चन। अब इसमें इधर से जाऊंगा और इधर से जाऊंगा तो सेम आ गए ना, तो ये तो कायरल नहीं है, समझ गया ना। लेकिन ये इधर से मिथाइल आया, इधर से क्लोरीन आया, तो ये तो है, ये भी होगा क्योंकि इधर से क्लोरीन आया पहले, इधर से मिथाइल आया, तो ये 2 कायरल होंगे, ये कायरल नहीं होगा, समझ गए। 2 कायरल मिल गए। अब प्लेन ऑफ सिमेट्री है क्या? ये रही। और जो दीवार में धंसता है उस एटम को नहीं देखते हैं, उसके राइट और लेफ्ट में देखते हैं, सेम सही है तो मीजो। क्लियर है? अब ये 3 क्वेश्चन और, चलो ये वाला क्वेश्चन। अब इसमें 3 आ गए, 3 कायरल होंगे, 2 और मोर लिखा है मैंने वहां ना, तो सिर्फ 2 पे नहीं, 1 नहीं होना चाहिए, 1 से ज्यादा कितने भी हो फिर, तो 3 है, कोई दिक्कत नहीं मुझे। प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री कुछ दिख रही है क्या? यहां से अगर दीवार बनाता हूं तो ऊपर नीचे कॉपी है ना, तो ये मीजो है, समझ गए। इस वाले में, इसमें भी 3 कायरल है, ठीक है। इसमें भी ये सेंटर वाले से बना लूं तो ऊपर और नीचे कॉपी हो गया, ये अगर दीवार में धंस गए तो ये भी क्या है? मीजो। देखो ये हो गए अपने नॉर्मल, कौन से ये डंडे वाले, इस पे क्या बोलते हैं उसको, मछली, फिशर, है ना। फिशर प्रोजेक्शन वाले पे देख लिया। अब देखते हैं डैश वेज पे कैसे मीजो देखते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन दिया है, देखो डैश वेज पे ऐसे तो इमेजिन नहीं कर पाओगे ना कि कॉपी वो है नहीं है प्लेन ऑफ सिमेट्री, तो इसमें कैसे देखी जाएगी चीजें? आरएस सिस्टम से, ठीक है, क्योंकि इसमें मैं इमेजिन नहीं कर पाऊँ ना ओएच ऊपर ये सिमेट्री, क्योंकि ऐसे देख के तो नहीं दिख रहा कि सिमेट्री है, लेकिन हो भी सकती शायद, तो वो आरएस से ही चेक होगा मुझे। तो इसमें देखो ओ वाला 1 आएगा, ये 2, समझ गया ना, ये 3 और ये 4, 1 2 3 जाते हैं ना, ये तो आर, और ये एच है तो मतलब एच इस पे तो आर ही रहेगा वो। इस वाले के लिए 1 2 3 और 4, 1 2 3 जाते हैं ये क्लॉकवाइज, और एच इस पे तो आर ही रहेगा, तो ये दोनों कैसे आ रहे हैं? आर। जब दोनों सेम आ जाए तो वो मतलब दोनों सेम आ जाए, मतलब दोनों एक लाइट को सेम डायरेक्शन में घुमाने की कोशिश कर रहे हैं ना, सेम डायरेक्शन में घुमाने की कोशिश कर रहे हो तो मीजो होंगे क्या? नहीं ना, वो तो मीजो कौन होते हैं? जो ऊपर नीचे कॉपी होते हैं। और इंटरनल कंपनसेशन का मतलब ये ना, एक इधर घुमा रहा होगा तो एक इधर, तभी तो इंटरनल कंपनसेशन बोला उसको। तो इसमें इंटरनल कंपनसेशन होगा क्या? नहीं, ये तो दोनों एक साइड सपोर्ट कर रहे हैं। तो जब भी आर आर एस एस अगर सेम आ जाए तो वो नॉट मीजो, समझ गए ना। लेकिन अगर अलग आते हैं, एक आर एक एस एक एस एक आर, ऐसा कुछ आता, तो ये इंटरनल कंपनसेशन कर रहे हैं ना, एक आर में एक एस में, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर, इससे होगा ना बेटा इंटरनल कंपनसेशन। तो ये क्या होंगे? मीजो। तो ये वाला है क्या मीजो? नहीं, तो नॉट। और भी अगर मैं ऐसे एग्जांपल लिखूं वेज डैश के, तो आरएफ से चेक कर लोगे, बुक में मिल जाएंगे तुमको, आरएफ से चेक कर लेना। क्लियर है सभी को? कोई डाउट नहीं? चलो ठीक है, यहाँ पे अपना खत्म होता है मीजो वाला पार्ट। अब अगला पार्ट स्टार्ट होगा डीएल सिस्टम। डीएल का ऑप्टिकल एक्टिविटी से कोई लेना देना नहीं है, बस उसमें एचओएच की पोजीशन पता करना है या फिर NH2 की, और कुछ नहीं है। तो डीएल सिस्टम पढ़ लेते हैं हम जल्दी से, ठीक है। देखो आरएफ कॉन्फ़िगरेशन सीख लिया अपन ने अच्छे से, ठीक है। अब कायरल आरएफ, वहां से अपने को पता लगता है ऑप्टिकल एक्टिविटी वाला पार्ट, तो वो पार्ट अपना एंड होता है कि कौन ऑप्टिकल एक्टिव है कौन ऑप्टिकल इनएक्टिव है, ठीक है। अब जो पार्ट शुरू हो रहा है, इसका ऑप्टिकल एक्टिविटी से कोई लेना देना नहीं है, बस कॉन्फ़िगरेशन है कि क्या नाम दिया जाता है, ये है, ठीक है। चलो, तो ये वाली चीज याद रखना। अगला जो कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है अपना? डीएल सिस्टम वाला है। बस बोला है एक कॉन्फ़िगरेशन है डीएल एचओएच की बेसिस पे, या फिर बोलूं मेनली ओएच की बेसिस पे, OH NH2, ठीक है। चलो, तो नाम क्या है? डीएल सिस्टम ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। इसमें अपन क्वेश्चन जो भी दिया हुआ है उसमें OH और NH2 ये होते हैं, कार्बोहाइड्रेट और अमीनो एसिड के क्वेश्चन होते हैं। OH और NH2 की पोजीशन, OH अगर राइट में है तो D लिखते हैं, OH लेफ्ट में है तो L लिखते हैं। NH2 राइट में है तो D लिखेंगे,
NH2 लेफ्ट में तो L लिखेंगे, लेकिन कहाँ, लास्ट कायरल कार्बन पे या फिर बोलूं लास्ट सेकंड कार्बन पे। लास्ट कार्बन कभी भी कायरल होगा क्या, नहीं, क्योंकि वहां CH2 आएगा कार्बोहाइड्रेट और अमीनो एसिड वाले केसेस में सब में, ठीक है। तो 2H आ गया तो कायरल नहीं रहा, तो लास्ट कायरल कौन होगा, अगला वाला, समझ गए। तो या तो बोलूं लास्ट कायरल कार्बन, जैसे ये एग्जांपल है ये वाला, लास्ट कायरल कार्बन है क्या, नहीं, ये वाला होगा ना कायरल। तो या तो बोलूं लास्ट कायरल कार्बन पे देखेंगे या फिर बोलूं लास्ट सेकंड कार्बन पे देखेंगे। लास्ट सेकंड में ओनली कार्बन यूज किया है, लेकिन कायरल यूज करूंगा तो लास्ट कायरल, ये लास्ट कायरल है, और कार्बन बोलना हो तो लास्ट सेकंड कार्बन, समझ गए। तो कहाँ पोजीशन चेक करेंगे इसकी, यहाँ पे लास्ट सेकंड कायरल ही ऐसा, ठीक है। और कौन से कंपाउंड में नहीं दिए, देखो अमीनो एसिड्स में देखते हैं और कार्बोहाइड्रेट में देखते हैं। कौन से कंपाउंड में नहीं देखेंगे, मीजो में नहीं देखेंगे, जिनमें हाफ ऑफ पार्ट या प्लेन ऑफ सिमेट्री ऐसा कुछ मिल रहा होगा, उनमें ये चीजें नहीं देखी जाएगी, ठीक है। तो अब इसके और हाँ, कुछ एक और पॉइंट ये है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन वर्टिकल पोजीशन पे आने चाहिए, नहीं है तो अपन लेके आएंगे फ्लिपिंग वाली मेथड से, ठीक है। चलो पढ़े, देखो डीएल सिस्टम किसके लिए यूज किया जाता है, कार्बोहाइड्रेट और अमीनो एसिड्स के लिए। बायोमोलिक्यूल में कौन कौन, कार्बोहाइड्रेट और अमीनो एसिड्स, इनके लिए यूज किया जाता है। यूज्ड फॉर मिरर इमेज कॉन्फ़िगरेशन, और किसके लिए, मिरर इमेज। जैसे एक डी होगा तो उसकी मिरर इमेज एल होगी ना, क्योंकि इसमें OH इधर दिख रहा होगा तो मिरर में OH इधर आ जाएगा, तो DL मिरर इमेजेस के लिए यूज किया जाता है ये, ठीक है। मिरर इमेज भी किसकी, कार्बोहाइड्रेट और अमीनो एसिड की। अब ये जो ट्राई लिखा है ये ऐसा है कि ये चीज अपने को करना है क्वेश्चन में, अगर नहीं दी है तो, ठीक है। अगर क्वेश्चन में सारे कार्बन या मैक्सिमम कार्बन इस वर्टिकल लाइन पे नहीं दिए तो अपने को लेके आने पड़ेंगे, दिए हैं तो कोई बात नहीं, ठीक है। तो वही लिखा है मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन ऑन वर्टिकल लाइन, मैक्सिमम, नहीं दिए हैं तो लाने पड़ेंगे। जैसे ये वाला है, इसमें तो कार्बन 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 सब लाइन से आ रहे हैं, इस वाले में देखो कार्बन कार्बन ये इधर चले गया ना, तो मेरे को इसको यहाँ लाना पड़ेगा और फ्लिपिंग वाली मेथड से। तो बोल रहा है मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन वर्टिकल लाइन पे आने चाहिए, तभी मैं डीएल को कॉन्फ़िगरेशन करूंगा, ठीक है। या और सेकंड एक और चीज का, हाईएस्ट ऑक्सीडाइजिंग ग्रुप टॉप पे होना चाहिए। जब ऑर्गेनिक पढ़ोगे तो चैप्टर बाय चैप्टर ऑक्सीडेशन हायर होता है। चैप्टर बाय चैप्टर ऑक्सीडेशन हायर होने का मतलब ये है, अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होगा तो क्या बनेगा, अल्डिहाइड। अल्डिहाइड का होता है तो क्या बनता है, एसिड। बस ये इतना याद रखना, अल्कोहल के ऑक्सीडेशन पे अल्डिहाइड बनता है, अल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन पे ये बनेगा अगला एसिड वाला पार्ट, समझ गए चीज। ये अभी धीरे धीरे ऑर्गेनिक में याद हो जाएगी, चैप्टर बाय चैप्टर जैसे जैसे बढ़ते हैं वो ऑक्सीडेशन करते करते बढ़ेंगे। तो अल्कोहल का ऑक्सीडेशन पे अल्डिहाइड बनेगा, अल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन पे ये, तो जो भी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन वाला ग्रुप है वो टॉप पे रहेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे तो ठीक है, कहीं नहीं, ये वाला क्वेश्चन, इसमें अल्डिहाइड नीचे कर दिया और अल्कोहल ऊपर कर दिया, तो गलत है ना, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन वाला ऊपर होना चाहिए। तो यहाँ भी फ्लिपिंग वाली मेथड आएगी, तो वही बोल रहा है कि हाईएस्ट ऑक्सीडाइजिंग ग्रुप ऊपर होना चाहिए। हाईएस्ट ऑक्सीडाइजिंग ग्रुप ये वाला है, उससे कम फिर उससे कम, ठीक है। चलो अब चेक क्या करना है अपने को, लुक एट द लास्ट कायरल कार्बन, या तो लास्ट कायरल बोलूं या फिर लास्ट सेकंड कार्बन, एक ही बात है, ठीक है। और उसमें क्या देखते हैं, OH और NH2 राइट पे है तो D लिखते हैं, OH या NH2 लेफ्ट पे है तो L लिखते हैं। क्लियर है सभी को, है ठीक है। DL नॉट यूज्ड फॉर सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल, ये पॉइंट याद रखना, सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल के लिए DL यूज नहीं करते हैं। सिमेट्रिकल मतलब भाई मिजो वाले अपने, जहां सिमेट्री मिल गई मतलब ऊपर नीचे सेम, तो उनके लिए DL यूज नहीं करेंगे, ठीक है। चलो, इफ बोथ NH2 एंड OH आर प्रेजेंट ऑन सेम मॉलिक्यूल, एक ही मॉलिक्यूल पे NH2 वाला भी आ रहा है जैसे ये, और OH वाला भी आ रहा है, तो फिर मैं लास्ट सेकंड वैकेंड नहीं देखूंगा, मैं NH2 के हिसाब से जाऊंगा, भले NH2 लास्ट थर्ड पे है ना, या फिर लास्ट सेकंड कैरल पे, समझ गए। तो इसके NH2 के हिसाब से देखूंगा मैं, ना कि OH के हिसाब से, समझ गए। अगर NH2 OH दोनों आ रहे हैं मॉलिक्यूल में तो किसके हिसाब से देखेंगे, NH2 के हिसाब से, फिर भले वो लास्ट सेकंड पे लगाओ लास्ट थर्ड पे लगाओ, ठीक है। तो वो लिखा है इफ बोथ NH2 एंड OH आर प्रेजेंट देन डिफाइड बाय NH2, क्लियर है। अगला, ग्लिसरॉल्डिहाइड को अपन बेसिस लेते हैं ये चीज समझने के लिए। ग्लिसरॉल्डिहाइड सबसे छोटा अपना कार्बोहाइड्रेट है और उसको बेसिस लेंगे अपन ये चीज समझने के लिए। तो कोई पूछता है किसको बेसिस लेते हैं, ग्लिसरॉल्डिहाइड को, DL कॉन्फ़िगरेशन के लिए, ठीक है। चलो इधर ये होता है ग्लिसरॉल्डिहाइड, ठीक है।
CHO CH2। ग्लूकोज का मॉलिक्यूल ऐसे ही बनता है ना, ऊपर अल्डिहाइड होता है, नीचे अल्कोहल होता है, बीच में HOH लगाते जाते हैं, यही करते हैं। तो एक ही HOH लगा दो, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 कार्बन वाला होता है, ठीक है। तो इसमें देखो सारे कार्बन इस लाइन पे है, हाँ है। हाईएस्ट वाला ऊपर है। देखो ये हाईएस्ट वाला है तो ऊपर है, सही बात है। मैक्सिमम कार्बन भी कहाँ है, वर्टिकल पे है, हाँ सही बात है। तो लास्ट सेकंड HOH के हिसाब से मेरे को नाम देना होगा। OH का लगा है, इधर है ना, तो क्या बोल दूं हम इसको, D। तो ग्लिसरॉल्डिहाइड ये D। इसकी अगर मिरर इमेज बनाता हूं मैं, तो मिरर इमेज में OH इधर आ जाएगा ना, तो मिरर इमेज की क्या होगी, L। तो इसीलिए बोलते हैं, हाँ मिरर इमेज क्या, 10 मिनट और, हाँ 10 मिनट और, ठीक है। तो DL ऐसे देते हैं, समझ गए। ये अगला क्वेश्चन, इसमें CH2OH यहाँ लगा है, CHO यहाँ लगा है, तो इसमें हाईएस्ट वाला नीचे हो गया ना, तो मुझे हाईएस्ट वाले को टॉप पे ले जाना है, तो इसकी फ्लिपिंग होगी इससे, उसके बाद फिर इस नीचे वाले की, अब इसको भी फ्लिप करना पड़ेगा ना मेरे को, लेकिन 2 फ्लिपिंग जरूरी होती है तभी मॉलिक्यूल सेम हो जाता है। एक फ्लिपिंग पे तो मॉलिक्यूल चेंज हो जाएगा, 2 बार फ्लिप करते हैं चीजों को तो मॉलिक्यूल सेम आ जाता है। तो इसको ऐसे फ्लिप करूंगा तो कैसा दिखेगा है, CH ऊपर चले गया, CH2OH नीचे आ गया, OH इधर आ गया और H इधर आ गया। अब इसका नाम दे सकते हैं ना HOH के हिसाब से, CHO ऊपर है, HOH में OH इधर है तो है D। समझ गए, ठीक है। ये वाला अब इसमें चलो CHO ऊपर है हाईएस्ट पे, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन मैक्सिमम कार्बन वर्टिकल लाइन पे है क्या, नहीं। ये तो यहाँ पे आ गया ना एक और कार्बन, तो मुझे मैक्सिमम कार्बन को क्या करना है, वर्टिकल लाइन पे लाना है। मैक्सिमम कार्बन ऑन वर्टिकल लाइन, तो ये यहाँ पे आएगा तो ये यहाँ चले जाएगा, ठीक है। ये यहाँ गया तो फिर उसको इससे वापस इंटरचेंज करना, इसको तो चेंज नहीं करूंगा ना, मैं हाईएस्ट पे रखूंगा, तो इस H को फिर OH से रिप्लेस करूंगा, समझ गए। H जब वहां जाएगा तो H वहां और ये यहाँ आ जाएगा। तो जब इस चीज को इंटरचेंज ऐसे करते हैं तो उसी चीज को अपन ने ऐसे भी सीखा था ना कि एक एक पोजीशन सबकी फ्लिप कर दो, इसको यहाँ ले आओ, इसको यहाँ और इसको यहाँ, एक ही बात थी। तो इस चीज को मैं वापस बनाऊं ऐसा, तो ये वाला कहाँ आ जाएगा, CH2OH नीचे आ जाएगा, H यहाँ आ जाएगा और OH यहाँ आ जाएगा और CHO ऊपर रहेगा। देखो ये चीज कब आ पाई, जब पहले H यहाँ गया होगा और CH2OH यहाँ आया होगा, तो CH2OH नीचे, यहाँ H था भी है ना। अब उस H को मैंने OH से फ्लिप किया तो OH इधर आ गया, H इधर आ गया, तो उस चीज को मैं या तो ये बोल दूं ये यहाँ और ये यहाँ, तो ऐसे बोलूं, नहीं ऐसा नहीं होता, कोई भी 2 फ्लिपिंग हो जानी चाहिए, कोई भी 2 कहीं की भी हो, लेकिन इसको तो मैं नहीं कर पाऊंगा ना क्योंकि वो मुझे हाईएस्ट पे चाहिए, तो उसको मैंने फिक्स कर दिया कि उसको मैं छेड़ूंगा नहीं। ये 3 चीजें हैं, ठीक है। इन 3 चीजों में अब मुझे कि कार्बन वाला नीचे ही चाहिए ना, तो एक बार अगर मैंने इसको इससे इंटरचेंज कर दिया तो कार्बन वाले को मैं इससे इंटरचेंज नहीं करूंगा ना, फिर तो बचा क्या ये, तो इसको फिर इससे इंटरचेंज करना पड़ा। तो एक ही बात है कि एक बार तीनों को ऐसे फ्लिप कर दो, हाँ एक एक पोजीशन, तो 2 इंटरचेंज ही होता है, वो दिखता ऐसा है कि 3 है लेकिन होता 2 है, समझ गए। अब इसका आंसर निकाल सकता हूं ना मैं, इसका आंसर क्या आएगा, D, क्योंकि ये इस साइड है तो इसकी मिरर इमेज L होगी। क्लियर है, ये होगा तुम्हारा कार्बोहाइड्रेट वाला। ये अब आएगा अमीनो एसिड वाला, ठीक है। अमीनो एसिड में NH2 के हिसाब से देखते हैं, बाकी सारी चीजें सेम, COH ऊपर OH नीचे, COH ऊपर OH नीचे, सारे कार्बन लाइन से, सारे रूल सेम है, बस इसमें किससे देखेंगे, NH2 से। NH2 इधर है तो D, NH2 इधर है तो L। क्लियर है सभी को, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन अब, ठीक है। COH, H, NH2 और CH3, इसमें क्या करूं, ये इधर है D, समझ में आया। ये वाला अब देखो, इस क्वेश्चन में मुझे NH2 भी दिख रहा है, OH भी दिख रहा है, ठीक है। तो अपन ने क्या बोला, जब दोनों दिखे तो कार्बन वार्बन छोड़ दो कि लास्ट सेकंड लास्ट थर्ड, NH2 से ही देखोगे बस। तो NH2 किधर है, इधर है, तो इसको क्या बोलेंगे, D। फिर OH को मत देखना, भले वो लास्ट थर्ड कार्बन हो गया, लेफ्ट में तो L।
समझ में आया इतना सभी को? ठीक है, ये वाला क्वेश्चन हो। हाँ, NH2 को प्रायोरिटी देंगे, ये पॉइंट लिखा है ना, कौन लिखा था? इफ बोथ NH2 एंड OH आर प्रेजेंट इन द सेम मॉलिक्यूल देन डिसाइड बाय NH2। ठीक है, तो दोनों आ जाते हैं तो अपन NH2 को हिसाब से देते हैं। समझ गए सभी? और बाकी सारे रूल सेम है। COH टॉप पे है, सारे कार्बन लाइन से हैं। क्लियर है? चलो ये क्वेश्चन अब, COH ऊपर COH नीचे, ये तो फिर सिमेट्री वाला है ना कि ऊपर वाला और नीचे वाला सेम, तो सिमेट्री वाले में फिर तुम नहीं दे पाते हो नाम किसी के हिसाब से। ठीक है, ये तो ऐसा हो गया ना सेम, तो इसमें नॉट गिव DL, क्योंकि ये पॉइंट लिखा है अपन ने, क्या लिखा है? DL इज नॉट यूज फॉर सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल। तो जब भी सिमेट्री या मिजो वाले कंपाउंड होंगे उनके लिए DL वाली चीजें यूज नहीं की जाएगी। तो इसके लिए नॉट गिव DL बिकॉज सिमेट्री, बिकॉज सिमेट्री प्रेजेंट। समझ गए सभी? ठीक है, अब इधर देखो बेटा, डैश वेज वाले क्वेश्चन को कैसे करते हैं। डैश वेज वाले जब आते हैं तो डैश वेज में तो तुम ये चीज नहीं देख पाओगे ना, H राइट में लेफ्ट में, क्योंकि वो तो इन द प्लेन आउट ऑफ द प्लेन है। तो या तो डैश वेज को तुम उसमें कन्वर्ट करो, समझ गए? पहले RS चेक करो डैश वेज का, RS के हिसाब से इसको हाई में कन्वर्ट करो अपने इस वाले फिशर प्रोजेक्शन में। तो या तो इससे मैं फिशर प्रोजेक्शन में कन्वर्ट करूं, फिर फिशर से चेक कर लूंगा। अगर ये R आ रहा है तो फिशर में भी R आना चाहिए, ये S आ रहा है तो फिशर में भी S आना चाहिए इसका। फिर उसके हिसाब से मैं फिशर में जहां भी HOH आ रहा होगा उसके हिसाब से चेक करूंगा। ठीक है, या फिर क्या करते हैं, सीधा इसका RF चेक करो इस वाले में, अगर R आता है तो वो D है, S आता है तो L है। लेकिन ये चीज किसके लिए? कार्बोहाइड्रेट के लिए। समझ गए? अमीनो एसिड में क्या होता है, जब नंबरिंग दोगे तो नंबरिंग N को तो पहले ही मिलेगी ना, N हमेशा 1 नंबरिंग पे जाएगा, फिर ही कार्बन जाता है, और CH3 और COH में COH ज्यादा जाएगा। तो COH अगर सेकंड नंबरिंग पे आ रहा हो तो R मतलब D, S मतलब L, सेम इसके जैसा। इधर ध्यान दे लो, राइट मतलब D होगा, समझ में आता है? R मतलब D, S मतलब L, क्लॉकवाइज मतलब D और S मतलब L। यही सेम चीज अमीनो एसिड के लिए अप्लाई है अगर COH सेकंड नंबर मिलता है COH को। तो अगर COOH को थर्ड नंबर मिल जाता है तो ये चीज उल्टी कर देना, R L S D। समझ गए? अब देखो क्वेश्चन करते हैं, समझ जाओगे। इधर देखो, कोई बात नहीं, O को 1 नंबर, इन दोनों में किसको 2 नंबर मिलेगा? इसको, क्योंकि 2 O और 1 H है। वो ऐसे देखूंगा तो 2 3 और 4, 1 2 3 जाएंगे। ये क्या है? एंटी क्लॉकवाइज S, और ये इस पे तो S ही रहेगा है। अगर ये S है तो S का मतलब क्या है? L, तो इसको क्या बोलूंगा मैं? ये वाला कंपाउंड। समझ गए? ये वाला 1, इन दोनों में 2 3 और 4, 1 2 3 जाएंगे। ये क्या है? क्लॉकवाइज है ना, ऐसे मत देखना एरो से, पूरा ऐसे एक बार इमेजिन कर लेना। ठीक है, हाँ ठीक है, ये ऐसे जा रहा है ना, तो है क्या है? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज मतलब R, क्लॉकवाइज मतलब R, लेकिन हाइड्रोजन इस पे है तो आंसर फ्लिप होता है तो S, और अगर ये S आता है तो S मतलब L। समझ गए? प्रॉपर प्रोसीजर के साथ चलना। हाँ, कर तो दिया ये रहा। या तो आंसर को इंटरचेंज कर दो या फिर क्वेश्चन में इंटरचेंज करके क्वेश्चन को सही में कन्वर्ट करो। दोनों तीनों मेथड में से जो तुमको अच्छी लगे, या फिर इसमें 3 to 1 कर लेना, ये भी कर सकते हो। अमीनो एसिड में देखो, अब ये वाला क्वेश्चन, जब भी अमीनो एसिड का है COH की पोजीशन चेक करना, क्योंकि NH2 तो हमेशा 1 नंबर पे ही रहेगा, वो तो चेंज नहीं होगा। COH और इसमें इसको 2 मिलेगा ना अभी, और इसको 3 और इसको 4, 1 2 3 जाएंगे। तो ये क्या है? एंटी क्लॉकवाइज मतलब S है, और H इस पे तो S ही रहेगा। अगर COH सेकंड नंबर पे आता है तो S मतलब जो हमेशा होता है अपना वही L। ठीक है, अब इस क्वेश्चन पे आते हैं। इस वाले क्वेश्चन में क्या है? NH2 को 1, इस पे भी तो 2 ही आ रहा है, 3 और 4। क्वेश्चन सेम ही कर दिया क्या मैंने? अरे यार, इसमें कुछ अलग होगा। नहीं, CNO पहले हो जाएगा। हाँ कोई बात नहीं ना, चलेगा मेरे को। देखो
अगर मैंने यहाँ OH लगा दिया तो नंबरिंग क्या जाएगी, फिर O की पहले जाएगा, ठीक है, और फिर ये 2 और ये 3 और ये 4। ये समझ, अमीनो एसिड तो अभी भी है ना, है अमीन और एसिड, तो अमीनो एसिड तो है। तो अगर ये 1 2 3 COH की पोजीशन अगर थर्ड नंबर पे आ जाती है तो पहले तो मैं RF देखूं इसका 1 2 3, ये क्या है, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज मतलब S, फोर्थ पोजीशन में ये इस पे तो ऐसे रहेगा। तो अगर COH थर्ड पोजीशन पे तो F हमेशा क्या होता है अपना, L होता है, लेकिन अगर ये थर्ड पे आ गया तो S क्या हो जाएगा, D। समझ गए चीज, ठीक है। अब इसके 2-3 क्वेश्चन और बचे हैं, वो कर लेते हैं, ग्लूकोज वाले जो हैं वो वाले लिखवा देता हूं मैं, ठीक है। चलो हाँ दे दे बेटा, इधर सारे इधर है ना, ये कुछ क्वेश्चन और लिखे हैं ये कर ले, ठीक है, कर देते हैं। इधर देखो, ये वाला डी होगा क्या, ऊपर सबसे मैक्सिमम वाला है, नीचे लोएस्ट वाला है, सारे कार्बन लाइंस है, तो लास्ट सेकंड पे ये इधर है ना, तो डी। COH ऊपर है, CH2OH नीचे, सब लाइन से कार्बन है, तो लास्ट सेकंड के हिसाब से OH इधर है तो L। समझ में आ गया। ये वाला CHO ऊपर है, CHO नीचे है, तो सेम आ गया, तो दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए ना, सेम तो नहीं होना चाहिए ना, क्योंकि ये ऊपर वाला पार्ट और नीचे वाला पार्ट सेम हो गया, तो अगर ये पार्ट सेम हो गया तो मीजो वाले में आ गया ना, तो इसके लिए नॉट गिव DL। समझ गया। और ये इसी की तो कॉपी है, तो ना इसके लिए ना इसके लिए, इसमें भी तो सेम ही चीज जाएगी ना, तो इसके लिए भी DL वाली चीज नहीं लिखी जाएगी। समझ गया ना। अब ये वाला क्वेश्चन बताओ, ग्लूकोज वाला है ना, ये क्या है, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है। क्वेश्चन में कितने भी HOH दिखे, मुझे सिर्फ लास्ट सेकंड वाले कार्बन या फिर लास्ट कायरल कार्बन से काम है। CHO ऊपर है, CH2OH नीचे है, मैक्सिमम सब कार्बन के ही है, तो ठीक है। अब लास्ट ये वाला है ना, तो इसी से देखूंगा, बाकी HOH से मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझे लास्ट कायरल कार्बन या लास्ट सेकंड कार्बन से मतलब है बस। तो OH इधर आ रहा है तो उसको क्या बोलूंगा, डी ग्लूकोज। हाँ ठीक है। इसको जस्ट इसकी मिरर इमेज है ना, तो ये भी है तो ग्लूकोज ही, मिरर इमेज है, तो इसको क्या बोलूंगा, लेकिन ये इधर है तो L ग्लूकोज, या फिर इसको प्लस भी लिखता हुआ है ना, प्लस डी ग्लूकोज या और माइनस L ग्लूकोज, ऐसा। L मतलब माइनस, D मतलब प्लस, ठीक है। अच्छा हाँ, एक चीज याद रखना, ये लिख लेना, आर डिफरेंट। डेक्स्ट्रोलिवो जो होता है ना, डेक्स्ट्रोलिवो जो D और L लिखते हैं उसका स्मॉल d स्मॉल l वो अलग है, और ये D और L अलग है। ये D और L रिलेटिव पोजीशन बताते हैं H और OH की बस। इसका ऑप्टिकल एक्टिविटी से कोई लेना देना नहीं है कि इधर घुमाएगा, उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन ये जो D और L आते हैं ये तभी लिखते हैं जब लाइट राइट में बैंड होगी तो ये D लिखते हैं, राइट लेफ्ट में बैंड होगी तो L लिखते हैं। समझ गए। तो D और L ये वाले जो है रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन है और उसका कोई लेना देना नहीं है। समझ गए सब, ठीक है। तो इसका ऑप्टिकल एक्टिविटी से लेना देना है इस वाले का, ठीक है, लेकिन इस वाले का नहीं है। हैव नो रिलेशन विथ ऑप्टिकल एक्टिविटी, लेकिन इसका है ना, डिफाइन ऑप्टिकल एक्टिविटी। तो दोनों क्वेश्चन अलग है वो, समझ गए सभी। चलो अब ये वाला क्वेश्चन करें, इसमें DL बताना है। जब भी DL बताए या तो OHH का क्वेश्चन होगा या अमीन का होगा। ये अमीन का क्वेश्चन है ना, तो अमीन वाले में ध्यान रखना है कि COH सेकंड पे आ रहा है तो नॉर्मल चीजें चलेगी, COH थर्ड पे आ रहा है तो चीजें उल्टी हो जाएगी, ठीक है। तो इसमें डायरेक्ट तो नहीं बता सकता, तो RF भी चेक करते हैं, या फिर RF को पहले फिशर में कर लूं फिर चेक कर लूं मैं, ठीक है। ये वाला इसमें 1 ये जाएगा, 2 3 और 4, 1 2 3 जाएंगे, तो ये क्या है, क्लॉकवाइज मतलब R, लेकिन H इस पे नहीं है, मतलब तो R की जगह S, ठीक है। अब S आ गया और मुझे पता है COH सेकंड पोजीशन पे आ रहा है, तो F का क्या होता है, L, तो F से इसका आंसर क्या आएगा, L। ये वाला करते हैं। NH2 को 1 ही मिलेगा, इसको 2, इसको 3 और इसको 4, यही रहेगा, ठीक है। 1 2 3 जाना है ये, तो ये क्या है R, लेकिन ये इसी पे तो R ही रहेगा,
ठीक है, आर ई और COH सेकंड पोजीशन पे ही है, तो जैसा हमेशा करते हैं आर का डी ही लिखेंगे। अगर COH थर्ड पे आता तो फिर मैं आर का एल लिखता, उल्टा कर देता यहाँ पे। समझ गए? इतनी ही वेराइटी थी, इतने ही क्वेश्चन है। ठीक है, चलो तो यहाँ पे अपना डीएल सिस्टम खत्म होता है। इसके बाद अपना जो बचता है, जो कल पढ़ेंगे, वो है एरिथ्रोथ्रियो एक बचा है, एपीमर एनोमर ये बचे हैं, क्योंकि उससे क्वेश्चन आ जाता है कौन किसका एनोमर है कौन किसका एपीमर है। तो ये थोड़ा बहुत पार्ट जो बचा है थ्योरी का, और एक रेसिमिक मिक्सचर वाले से थोड़ा सा कुछ एक दो पॉइंट छूट गए थे लिखाना, वो लिखवाने। तो ये कल पढ़ के और फिर अपन लिखेंगे इसके एक दो स्पेशल केसेस आते हैं अमीन इन्वर्जन के, वो लिख के, और फिर फिनाइल वाले भी क्वेश्चन आते हैं वो लिखेंगे, और फिर आएगा हाउ टू फाइंड द ऑप्टिकल एक्टिविटी, वो परसों आएगा। फिर अब इतने टॉपिक कल हो जाएंगे तो ठीक है। चलो ये वाला लेक्चर तो यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच। हाँ, अपन डीएल सिस्टम तक पहुंच चुके थे, पढ़ लिया था अपन ने सारा। ठीक है बेटा, बातें नहीं कोई भी, इधर देख लो। डीएल सिस्टम तक अपन पढ़ के आ गए थे कि डी कॉन्फ़िगर कैसे करते हो और एल, और डीएल का ऑप्टिकल एक्टिविटी से कोई लेना देना नहीं था। डीएल सिर्फ और सिर्फ रिलेटिव पोजीशन बता रहा था, OH की राइट में है कि लेफ्ट में, या NH2 की राइट में है कि लेफ्ट में। उसका ये नहीं है कि OH इधर है तो L मतलब डेक्स्ट्रो लिवो, उससे कोई लेना देना नहीं है। स्मॉल डी स्मॉल एल डेक्स्ट्रो लिवो थे, वो ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए थे, लेकिन कैपिटल डी और कैपिटल एल वो अलग हैं। समझ गए सभी? ठीक है, चलो तो अब एक दो कॉन्फ़िगरेशन, जैसे डीएल कॉन्फ़िगरेशन है ना, वैसे ही एक और नया कॉन्फ़िगरेशन होता है एरिथ्रोथ्रियो। इसका भी ऑप्टिकल एक्टिविटी से कोई ऐसा लेना देना नहीं है, बस अलग से नामकरण है कि हाँ ठीक है, एरिथ्रो किसको बोलेंगे, थ्रियो किसको बोलेंगे। समझ गए? देखो, सेम ग्रुप सेम साइड लगे हो, पहली तो कंडीशन ये होती है एरिथ्रोथ्रियो की कि दो उसमें कायरल कार्बन होने चाहिए। ठीक है, सेकेंड चीज है कि सेम साइड सेम ग्रुप आएंगे तो एरिथ्रो बोल देते हैं, अपोजिट साइड आ रहे हैं ग्रुप तो थ्रियो बोल देते हैं। ठीक है, इसको EZ से कंफ्यूज मत करना कि एरिथ्रो में भी E आता है और उस E में E आता है, वो E उल्टा होता है। ठीक है, अपोजिट में नंबरिंग होती है तो E कर बोलते थे। ठीक है, ये सेम साइड आएंगे तो एरिथ्रो है। समझ गए? तो कंफ्यूजन नहीं करना। हाँ वो फिर जब तुम क्वेश्चन करते तब हो। तो देखो, दो कायरल होने चाहिए एरिथ्रोथ्रियो के लिए। एरिथ्रो का भी यूज करेंगे जब सेम ग्रुप सेम साइड आए, थ्रियो का भी यूज करेंगे जब सेम ग्रुप अपोजिट साइड आए। तो एरिथ्रो में सेम साइड आने चाहिए, थ्रियो में अपोजिट साइड आने चाहिए, ऐसे। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन है, इसमें ये दो कायरल है, सेम ग्रुप सेम साइड आ रहे हैं ना, ये सेम साइड है दोनों, तो ये क्या हो गया, एरिथ्रो। इसमें बेटा बातें नहीं, इधर मोहन इधर, सेम ग्रुप सेम साइड आ रहे हैं तो एरिथ्रो। अब कोई से भी सेम ग्रुप हो सकते हैं ना, HH को लेके भी कर सकता था, BR HH और OH किसी को भी लेके, तो सेम साइड आ रहे हैं। ये वाला बेटा इधर, ये एरिथ्रो होगा कि थ्रियो? एरिथ्रो। ये एरिथ्रो। समझ में आते हैं ना? सेम ग्रुप सेम साइड, सेम ग्रुप सेम साइड, तो ये भी क्या है, एरिथ्रो। एरिथ्रो क्लियर है? ये वाला, इसमें एक इधर है एक इधर है, समझ गया ना? तो ये कैसा है, थ्रियो। इसमें एक इधर है एक इधर है, ऐसे है ना, थ्रियो। ठीक है, ये वाला अपन ने क्या बोला है कि दो कायरल होने चाहिए। ठीक है, इस वाले इसमें दो कायरल है, अब इसमें तीन अलग अलग डंडियां दिख रही है ना, अब तीन में से मैं कौन सी उसको मैच करूं, ये एरिथ्रो होगा कि थ्रियो, ये बताओ। पक्का? देखो ये HH तो सेम ही है, तो बची हुई ये दो चीजें है ना, तो इससे अगर चेक करूंगा तो इधर, और अगर HH इससे चेक करूंगा तो इससे भी क्या आ रही है, सेम ग्रुप सेम साइड, कहीं से भी चेक करो। ठीक है, और इसके ये कौन है, ये और ये कायरल है, तो ये भी कैसा है, तो ऐसे दो तीन वाले जैसे भी आ जाए तो कर लोगे ना, सेम साइड सेम ग्रुप एरिथ्रो, सेम ग्रुप अपोजिट साइड थ्रियो, बस। नहीं उसका कुछ नहीं है,
बाकी ग्रुप से कोई लेना देना नहीं है, ऐसा बस कोई भी दो मिल जाए लिख देना एरिथ्रो 3O। सिंपल था क्या? टफ था क्या है? जरा जरा से है, ठीक है। अगला पार्ट भी ऐसे ही है, बस अपने को पढ़ना है। ये लास्ट, ये क्या है? इसमें आप देखो ये तो मैच नहीं हो रहा, तो जो मैच हो रहा है उसी से देखूंगा ना मैं। अपोजिट में है तो 3O। क्लियर है? सेम ग्रुप की बात करते हैं, ये तो ग्रुप ही अलग होगा तो फिर इसके हिसाब से तो नहीं देख रहा, जो सेम ग्रुप है OH उसके हिसाब से देख के बोल देते हैं। हाँ अच्छा रुको, सुनो, ये अपन ने बोल दिया ऐसे 3O, लेकिन इसका जो ओरिजिनल स्ट्रक्चर लिखा जाएगा वो ऐसे नहीं लिखते हैं। क्यों? क्योंकि अपने वो स्ट्रक्चर में सारे कार्बन इस पे चाहिए होते हैं, ठीक है। तो ये तो CH3 यहाँ आ गया ना, तो इस वाले को मुझे रोटेट करना पड़ेगा, मतलब 2 फ्लिप। इसके 2 फ्लिप मतलब ये यहाँ पे, ये यहाँ पे और ये यहाँ पे, तब जाके ऐसा कैसा स्ट्रक्चर बनेगा ना। CHO OHH ये तो ठीक है, ये नीचे वाली डंडे पे ये यहाँ पे आएगा, ये यहाँ और ये यहाँ, तो CH3 इस पे आ जाएगा, OH इस पे आ जाएगा और H इस पे। 2 इंटरचेंज ही किए हैं ना, 2 इंटरचेंज करने पे मॉलिक्यूल, हाँ 2 इंटरचेंज करने पे मॉलिक्यूल सेम ही रहता है। तो ये है कैसा? एरिथ्रो। इसको 3O मत करना है ना, ये नहीं है, लिख लेना। हाँ ये सारे जो क्वेश्चन लिखते हैं इनमें ये जो फिशर प्रोजेक्शन है इसमें मैक्सिमम कार्बन वर्टिकल लाइन पे होने चाहिए, इसमें नहीं थे ना। या फिर बोलूं कि अपन मतलब इस चीज को घुमा के अगर रखते हैं तो भी सेम ही चीजें आती है। सेम चीज मतलब 2 अगर इंटरचेंज करते हैं तो स्ट्रक्चर चेंज नहीं होता, स्ट्रक्चर वही रहता है। तो 2 इंटरचेंज करने के बाद कैसा दिख रहा है ये? एरिथ्रो। तो मैक्सिमम कार्बन एक लाइन पे, 2 इंटरचेंज करने के बाद तो अभी कैसा है? एरिथ्रो। तो इसको 3O मत करना, 3O लिख के काट देना, फिर सामने ऐसा एरिथ्रो बना देना। जगह नहीं है तो कहीं और कर लेना है, ठीक है? ठीक है, ठीक मोहन बना ले कहीं भी। चलो समझ गए ये क्वेश्चन? हाँ हाँ अगर 2 OH ना होकर 1 OH होता और 2 HH होते थे। अच्छा 2 HH होते हैं इसमें, ऐसा? इस पे भी H होता तो उसके लिए देखते ही नहीं, मिनिमम 2 कायरल तो मुझे चाहिए। फिर ये मतलब वो नहीं होता ना बेटा, कायरल नहीं होता कार्बन। देखो ये हाइड्रोजन और ये दोनों हाइड्रोजन, ये बोल रहा हूँ ना, तो अगर यहाँ भी हाइड्रोजन यहाँ भी हाइड्रोजन तो ये कार्बन कायरल नहीं रहता ना, फिर एक ही कायरल बचता। एक कायरल के लिए कभी नहीं देखते ये चीज, मिनिमम 2 कायरल होने चाहिए और उन 2 कायरल के अलॉन्ग ही देखते हैं। जैसे यहाँ भी क्या था, मतलब ऐसे इससे देखेंगे, H पे नहीं देखेंगे। ये कायरल तो इन 2 कायरल के अलॉन्ग ही देखते हैं। ये अकायरल है तो इसके अलॉन्ग फिर नहीं देखते, बट ठीक है वो ऐसा लिख दिया अपन ने। समझ गए? 2 कायरल कार्बन और उन 2 कायरल के अलॉन्ग राइट है कि लेफ्ट में, एक राइट एक लेफ्ट ही है, ठीक है। तो इस चीज को ठीक है बना दिया है तो कोई बात नहीं, बट मेन ये वाला इसके हिसाब से देख रहे हैं ना, क्योंकि कायरल के हिसाब से देखी जाती है। तो ये नहीं भी बनाओगे तो ऐसा, समझ गए? ठीक है, इतना क्लियर है एरिथ्रो 3O कैसे मतलब नोटेशन देंगे। चलो अगला एक और क्वेश्चन आते हैं तुम्हारे एपीमर और एनोमर के। 2 नए वर्ड मिलेंगे, कैसे? एपीमर एनोमर। ये सब सेम नहीं लग रहे? एरिथ्रो 3O, एपीमर, एनोमर, EZ नहीं लगे? लग रहे होंगे यार, मैं कोई पहली बार जब पढ़ा था तब तो लगे थे, अब नहीं लगते, बट ठीक है। सारे इधर है ना, क्लियर है? ये 2-3 बार पढ़ोगे याद हो जाएगी चीजें। अगला क्या आता है तुम्हारा? एपीमर और एनोमर। अब एपीमर और एनोमर में फर्क क्या होता है? देखो सारे इधर है ना, इधर एपीमर एनोमर। मोहन इधर। एपीमर और एनोमर में फर्क क्या होगा कि कोई भी एक क्वेश्चन दिया होगा, ठीक है, उसके कंपेयर में किसी दूसरे को कंपेयर करेंगे अपन कि ये इसका एपीमर है कि ये इसका एनोमर है। अकेले कंपाउंड को मैं कभी नहीं बता पाऊंगा कि ये एपीमर है एनोमर है। मैंने एक सिंगल एग्जांपल दे दिया, तुम नहीं बता पाओगे कि एपीमर है एनोमर है। उसको किसी से कंपेयर करके ही बता पाते हैं कि ये इसका एपीमर है, ये इसका एनोमर है। अभी होते क्या है एपीमर एनोमर, ये सुनो, कंपेयर करके बताते हैं। ये चीज समझ में आई? ठीक है। एपीमर एनोमर में फर्क इतना है कि फर्स्ट कार्बन पे अगर चेंज है कोई भी, बेटा सुनो, फर्स्ट कार्बन को एनोमरिक कार्बन बोलेंगे, याद रखना, ठीक है। क्योंकि अगर मेरे को
इस चीज का वो गोला बनाना है सर्कल, तो ये कार्बन इससे जुड़ेगा ना, तो फर्स्ट वाला जो कार्बन होता है उसी को क्या बोलते हैं मोस्टली, एनोमरिक कार्बन। तो फर्स्ट का सिर्फ ओनली फर्स्ट कार्बन पे अगर चेंज हो दो स्ट्रक्चर में तो क्या बोलते हैं वो आपस में, क्या है, एनोमर। जैसे इसमें फर्स्ट पे CHO लगा है, अगर इसमें फर्स्ट पे मैं कुछ और लगा देता, CH2OH लगा देता, तो ये दोनों आपस में कैसे हो जाते हैं, एनोमर। सिर्फ फर्स्ट एक ही जगह चेंज होना चाहिए, बाकी कहीं भी नहीं, बाकी पूरा कॉपी सेम, लेकिन फर्स्ट पे अगर चेंज है तो एनोमर। फर्स्ट के अलावा कोई भी कार्बन पे चेंज हो, फर्स्ट के अलावा कोई भी कार्बन पे, तो क्या बोलते हैं, एपीमर। फर्स्ट कार्बन पे चेंज हो तो बोलते हैं एनोमर, उसके अलावा कोई भी कार्बन पे चेंज हो तो क्या बोलते हैं, एपीमर। सब सेम हो गया। चलो सुनो, अभी करेंगे क्वेश्चन तो समझ जाओगे। एपीमर क्या होता है, डायस्टीरियोमर ही है, डायस्टीरियोमर समझ गए, अलग अलग कंपाउंड है। विच डिफर इन ग्रुप ओनली एट वन कार्बन, जो कि सिर्फ एक कार्बन पे अलग होगा, अदर देन फर्स्ट, फर्स्ट के अलावा, ठीक है, फर्स्ट के अलावा कहीं भी अगर अलग जा रहा है तो वो दोनों आपस में कैसे होंगे, एपीमर। क्लियर है। क्वेश्चन देखते हैं। जैसे ये ग्लूकोज है, पहला वाला मॉलिक्यूल क्या है, ग्लूकोज। ग्लूकोज में बताना है कि थर्ड वाले पे OHH हो जाता है, बाकी सब में HOH, CH2 ऊपर होता है, CH2OH नीचे होता है, बीच में 4 डंडे बनते हैं, 4 डंडों में से सब पे HOH होता है, बस थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड कार्बन पे, थर्ड कार्बन पे क्या होता है, ये OHH होता है, ये ओरिजिनल ग्लूकोज होता है। ठीक है, अब मैं इस अकेले ग्लूकोज को एपीमर एनोमर नहीं बोल पाऊंगा, किसी को कंपेयर करके ही बोलूंगा, समझ गए। जैसे कि ये एग्जांपल है, तो ये इससे अलग कहाँ पे, देखो HOH, HOH, OHH और ये, तो ये जगह अलग है ना इसकी, इससे अगर कंपेयर करूं तो ये सेकंड कार्बन है ना, फर्स्ट पे अगर अलग होता तो क्या बोलता मैं, एनोमर। फर्स्ट ए पहला लेटर होता है ना अल्फाबेट का, तो फर्स्ट पे अलग होगा तो एनोमर बोल देना, समझ गए। फर्स्ट लेटर ऑफ अल्फाबेट पे चेंज हो तो एनोमर, और उसके अलावा कहीं भी चेंज हो तो एपीमर, लेकिन एक ही जगह चेंज होना चाहिए, एक से ज्यादा जगह नहीं, एक से ज्यादा जगह चेंज हो तो कुछ भी नहीं है फिर, ठीक है, वो डायस्टीरियोमर है फिर। चलो, तो ये अब मेरे को अगर बोलना है कि इस पे क्या सेकंड पे चेंज है इसके कंपेयर में, तो मैनोज को ग्लूकोज से कंपेयर किया ना मैंने, तो मैं क्या बोलूंगा, मैनोज इज द C2 एपीमर, किसका, ग्लूकोज का। ग्लूकोज तो C2 पे चेंज है ना, तो स्टेटमेंट क्या लिखते हैं, 1 and 2 आर है, क्या है, एपीमर। या फिर अगर इसको स्टेटमेंट में लिखना हो तो मैं क्या बोलूंगा, मैनोज इज द C2 एपीमर है ना, किसका, ग्लूकोज का। ठीक है, यही चीज अगर मेरे को ग्लूकोज को कंपेयर करता इससे, तो इसमें और इसमें फर्क क्या है, फर्स्ट सेकंड ये सही इसी पे है ना, फर्स्ट पे तो है और कहाँ है, मतलब सेकंड पे तो है, तो ग्लूकोज को फिर मैं क्या बोलता, ग्लूकोज इज द C2 एपीमर ऑफ मैनोज। अगर मैं मैनोज को मेन रख रहा हूं, उससे कंपेयर कर रहा हूं इसको, तो इससे जब इसको कंपेयर कर रहा हूं तो ये कहाँ अलग है, इस पोजीशन पे अलग है ना बस। हाँ, तो मैं ये, हाँ अगर मैं इसको मेन मान रहा हूं तो ये एपीमर होगा, और कौन सा, C2 वाला एपीमर। लेकिन अपने बुक में जो क्वेश्चन वो ग्लूकोज को मेन रख के और बाकी को दिया है कि ग्लूकोज मेन है तो बाकी बताओ उसके कंपेयर में क्या है, ठीक है। तो ग्लूकोज कहाँ C1, फर्स्ट कार्बन पे कभी भी चेंज होगा तो वो एनोमर है, वो एपीमर में जाएगा ही नहीं, और फर्स्ट तो सभी CHO है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड ये रहा, इसका फर्स्ट सेकंड थर्ड, थर्ड तो सेम है ना, OHH OHH, सेकंड ही तो अलग है। ग्लूकोज देखो, अगर मैं इसको मेन मान रहा हूं और ग्लूकोज का लिखना है तो क्या बोलूंगा, ग्लूकोज इज द C2 एपीमर ऑफ मैनोज, और इसको मेन मान रहा हूं और इसका लिखना है तो मैनोज इज द C2 एपीमर ऑफ ग्लूकोज। लेकिन किसको बोल रहा है स्टेटमेंट, थर्ड पे चेंज नहीं हो, अरे ये थर्ड तो मैंने इसीलिए मार्क किया था कि ग्लूकोज का स्ट्रक्चर याद रखो कि ग्लूकोज का स्ट्रक्चर में HOH थर्ड पोजीशन पे अलग होता है,
लेकिन कंपेयर करूंगा इन दोनों को तो कहाँ, इस पे ही चेंज है ना, तो जो चीज कंपेयर कर रहे हैं उसको देख रहे हैं। ठीक है, चलो अभी थर्ड वाले से चेक करूं, फर्स्ट और थर्ड क्या है आपस में, देखो फर्स्ट और थर्ड, देखो HOH HOH OHH इस पोजीशन पे चेंज है, ये सेम है, ये थर्ड। ठीक है, तो वो थर्ड वाला और फर्स्ट वाला दोनों क्या है आपस में, एपीमर है। ठीक है, अब एपीमर कौन से नंबर पे हो, थर्ड नंबर पे ना, तो C3 एपीमर बोलते हैं। ठीक है, ये भी क्या है, एपीमर है। अब इसका कुछ नाम वाम नहीं है, तो मैं क्या बोल रहा हूं, थर्ड वाला क्वेश्चन जो है, थर्ड क्वेश्चन इज द C3 एपीमर ऑफ ग्लूकोज, या फिर फर्स्ट वाला क्वेश्चन, समझ गए। ठीक है, फोर्थ वाला क्या लिखा है मैंने, गैलेक्टोस, वो क्वेश्चन है गैलेक्टोस। अब गैलेक्टोस से पूछे कि गैलेक्टोस क्या है ग्लूकोज के कंपेयर में, हर चीज को ग्लूकोज से कंपेयर करते हैं। तो ये HOH 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 OHS यहाँ पे चेंज है ना, फिर बाकी तो सब सेम है, एक ही चेंज होना चाहिए। अब वो ठीक है, अरे पहले ये देख लो, सेकंड और थर्ड क्या है आपस में, सेकंड और थर्ड HOH HOH OHS और OH, दो जगह चेंज हो गया ना, तो दो जगह चेंज को कुछ भी नहीं बोलते हैं, मतलब इनमें से ना एपीमर है वो ना एनोमर है, वो डायस्टीरियोमर है, क्योंकि दो अलग अलग जगह चेंज हो गया तो क्या है, तो ये दोनों आपस में कैसे होंगे, डायस्टीरियो। समझ में आया ना। ठीक है, क्योंकि ना मिरर इमेज है ना कुछ है, कुछ भी रैंडम है, तो डायस्टीरियोमर। अब मैं बोल रहा हूं कि ग्लूकोज को इससे कंपेयर करो, गैलेक्टोज वाले से, तो कौन सी जगह चेंज है, ग्लूकोज को सिर्फ गैलेक्टोज से चेक करना है, सिर्फ फोर्थ पे है ना, तो मैं क्या बोलूंगा, गैलेक्टोज इज द C4 एपीमर ऑफ ग्लूकोज, सिर्फ यहीं पे चेंज है ना। तो मैं एक और स्टेटमेंट अगला लिखूं, गैलेक्टोज इज द C4 एपीमर ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, तो तुम दो स्टेटमेंट याद कर लो, मैनोस इज द C2 एपीमर ऑफ ग्लूकोज और गैलेक्टोस इज द C4 एपीमर ऑफ ग्लूकोज। एग्जाम में आएगा तो सीधा क्वेश्चन यही आता है, क्योंकि वो तुमको अगर स्ट्रक्चर नहीं भी दे रहा है और सीधा पूछ लेगा कि C4 एपीमर कौन होता है ग्लूकोज का, C2 एपीमर कौन होता है, तो तुमको याद होना चाहिए C2 एपीमर कौन होता है, मैनोस। ठीक है, C4 एपीमर कौन होता है, गैलेक्टोस। तो सीधा वो क्वेश्चन में ये पूछेगा कि ग्लूकोज का C2 एपीमर कौन है, ग्लूकोज का C4 एपीमर कौन है, हो जाएगा याद, कर लेना है। क्लियर है यहां तक। एनोमर क्या होते हैं, जो ए अल्फाबेट का फर्स्ट लेटर है ना, तो फर्स्ट कार्बन पे चेंज मतलब एनोमर, बात खत्म। सिर्फ एक ही जगह होगा और वो भी कौन, फर्स्ट कार्बन, तो फर्स्ट कार्बन पे चेंज तो क्या बोलते हैं उसको, एनोमर। ठीक है, कभी भी फर्स्ट कार्बन पे चेंज दिखे तो वो दोनों आपस में क्या कर दोगे, एनोमर। लेकिन मोस्टली एनोमर साइक्लिक कंपाउंड के लिए दिए जाते हैं, और साइक्लिक में उसको फिर अल्फा बीटा से डिनोट करते हैं। अगर साइक्लिक में HOH को में OH नीचे आए तो क्या बोलते हैं, अल्फा, OH ऊपर आए तो क्या बोलते हैं, बीटा, ये याद रखना है। OH नीचे आएगा तो क्या बोलते हैं, अल्फा, OH ऊपर आ रहा है तो बीटा। ठीक है, तो जैसे ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर ये स्ट्रेट वाला है, ये कौन सा है, साइक्लिक है, ये OH इस एल्डिहाइड से रिएक्ट करते हैं और सर्कल बना लेता है साइड, तो ये सर्कल बना दिया। ठीक है, अब इसकी नंबरिंग यहीं से होगी ना, पहला कार्बन तो यही था ना, CHO पहला था, ये छठा है, तो ये वाला तो छठा होगा, पहला कौन है, ये, इसके बाद ये है ना, क्योंकि इसके जस्ट ये वाला तो ये होगा, तो पहला कार्बन कौन है, ये रहा, इसमें पहला कार्बन कौन है, ये रहा। तो पहले कार्बन पे चेंज, इन दोनों में पहले कार्बन पे चेंज है ना, OH वहां, H यहाँ, H यहाँ, OH यहाँ, तो पहले कार्बन पे चेंज, तो ये दोनों आपस में क्या है, एनोमर्स हैं, समझ गए। और एनोमर में भी अगर इसके नाम देना हो तो OH नीचे आए और इसमें OH ऊपर आए, नीचे आए तो क्या बोलते हैं इसको, अल्फा, और ग्लूकोज L होता है कि D होता है, OH इधर है तो D, ये भी क्या है, OH इधर है तो D मैनोस, ये भी इधर है तो D गैलेक्टोस, और D के लिए प्लस भी लिखते हैं। ठीक है, तो इसका नाम क्या जाता है, अल्फा D
ग्लूकोज। समझ गए? इसका नाम क्या जाएगा? बीटा डी ग्लूकोज। बीटा डी ग्लूकोज। समझ गए चीज? और ये क्या लिखा है मैंने? डिफर एट फर्स्ट कार्बन विच इज एनोमरिक कार्बन मोस्टली इन साइक्लिक मॉलिक्यूल। तो सिर्फ फर्स्ट कार्बन पे चेंज तो क्या बोलते हैं? एनोमर। उसके अलावा कोई भी दूसरे कार्बन पे चेंज तो क्या बोलते हैं? एपीमर। लेकिन एक ही जगह चेंज होना चाहिए, ऐसा नहीं कि एक से ज्यादा जगह चेंज मिल रहा हो। एक से ज्यादा जगह चेंज आ गया तो फिर डाइस्टीरियोमर हो गए। क्लियर है? एरिथ्रोथ्रियो क्या होते हैं समझ में आया? एपीमर एनोमर क्या होते हैं समझ में आया? उसमें दो लाइन याद कर लेना, मैनोस विद द C2 एपीमर, गैलेक्टोस विद द C4 एपीमर। अल्फा डी ग्लूकोज, बीटा डी ग्लूकोज। अल्फा बीटा कब यूज करते हैं? OH नीचे हो तो अल्फा, OH ऊपर हो तो बीटा। ठीक है? क्लियर है ना सभी को? कोई भी साइक्लिक मॉलिक्यूल का पूछा अल्फा है कि बीटा तो OH देख के बताना फर्स्ट कार्बन पे। सारे कार्बन का नहीं कि इसमें तो नीचे ऊपर है फिर नीचे, तो वह कंफ्यूज मत होना, सिर्फ फर्स्ट का देख रहे हैं अपन। फर्स्ट पे OH नीचे कि ऊपर है, वरना ऐसे तो तुम ये बोल दोगे यहाँ नीचे है फिर यहाँ ऊपर फिर यहाँ नीचे है, तो सबके हिसाब से थोड़ी लिखेंगे, एक ही के हिसाब से लिख रहे हैं, वो भी फर्स्ट के हिसाब से। क्लियर है? चलो ये वाला पार्ट यहाँ पे कंप्लीट होता है अपना। एरिथ्रोथ्रियो हो जाता है, एनोमर एपीमर हो जाता है। अब कुछ अमीन इन्वर्जन के क्वेश्चन भी आते हैं सीधे, तो अमीन इन्वर्जन वाला पढ़ना और बाइफिनाइल और फिनाइल रिंग वाले जो हैं वो पढ़ने अपने को। ठीक है? और डायस्टीरियोमर और एक और क्या होता है? इनैंशियोमर। इनमें डिफरेंस क्या होता है ये, और रेसिमिक मिक्सचर के एक दो कुछ पॉइंट बचे थे ये। ठीक है? चलो सारे इधर बेटा ना, देखो जितने इंडिविजुअल पार्ट्स थे सारे अपन पढ़ के आ गए अब। ठीक है? DL सिस्टम, RF सिस्टम, एपीमर एनोमर और एरिथ्रोथ्रियो, सारे टाइप की कैटेगरीज पढ़ ली है। ठीक है? अब जो अपन ने अभी तक पढ़ा था ना इनैंशियोमर डायस्टीरियोमर, उसमें कुछ डिफरेंस अगर थ्योरी से पॉइंट आता है कि क्या फर्क है, इनैंशियोमर क्या होता है, डायस्टीरियोमर क्या होते हैं, तो वो लिखा है। और एक रेसिमिक मिक्सचर से कुछ पॉइंट छूट गए थे तो वो वाला पढ़ना है अपने को। ठीक है? चलो ये तो सिर्फ पढ़ के सीधा सीधा समझ में आ जाएगा तुम लोगों को भी। इनैंशियोमर डायस्टीरियोमर में फर्क क्या होता है? देखो इनैंशियोमर और डायस्टीरियोमर, इनैंशियोमर और डायस्टीरियोमर में डायस्टीरियोमर अलग होते हैं ना, और इनैंशियोमर तो जस्ट मिरर इमेज, कोई बात नहीं रखे रहने दो उसको। इनैंशियोमर तो जस्ट मिरर इमेज है ना, नॉन सुपर इम्पोसिबल है लेकिन है तो मिरर इमेज ना। ये वाले क्या है? मिरर इमेज। मिरर इमेज मतलब है तो सेम ना, कुछ अलग तो नहीं है। जैसा कंपाउंड ये था वैसा के वैसा ही कंपाउंड ये भी है। जब कंपाउंड सेम है तो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी सेम ही होगी ना, क्या अलग होगी? सेम। ठीक है? तो सेम फिजिकल प्रॉपर्टी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कोई सी भी हो, मिरर इमेज है। मिरर मतलब जस्ट कॉपी है, एक मैं खड़ा हूं इधर भी मैं ही खड़ा हूं, तो फिजिकल प्रॉपर्टी सेम ही रहेगी ना, हाइट, हेल्थ, लुक्स सेम। तो फिजिकल प्रॉपर्टी सेम किसके लिए? इनैंशियोमर या मिरर इमेज के लिए। डायस्टीरियोमर मिरर इमेज होते हैं क्या? नहीं, वो तो कंपाउंड ही अलग है ना, ये अलग होता है ये अलग हो। कंपाउंड अलग से मतलब है कि उनका अरेंजमेंट अलग, सारे एटम वही रहेंगे लेकिन अरेंजमेंट एकदम अलग है। इसमें आर आ रहा होगा तो इसमें इनके आर से इसका लेना देना कुछ है ही नहीं, एक आर होगा एक ऐसा होगा एक ऐसा, और कुछ भी हो सकता है वो। तो डायस्टीरियोमर तो अलग अलग चीजें हो गई ना, अलग अलग है तो उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी भी अलग अलग हो सकती है। तो डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी, मेल्टिंग, बॉइलिंग, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, समझ गए? क्योंकि ये दो डिफरेंट अलग अलग वो हैं। डाई मतलब बोला था दो अलग अलग हैं। ठीक है? समझ में आया पहला पॉइंट क्या है? दूसरा, अब देखो इनैंशियोमर अगर मिरर इमेज है तो उनको सेपरेट कर पाओगे क्या? एक मैं खड़ा हूं एक और इधर मैं ही खड़ा हूं, कैसे सेपरेट कर पाओगे? दोनों ही तो मैं ही हूं, मतलब तुम देख के नहीं बता पाओगे ना कौन सा यश ओरिजिनल है। समझ गए? ठीक है? तो दोनों ही सेम है। हाँ हम पूछ लेंगे कितने घंटे क्लास में होंगे, वो बता देंगे। चलो ये समझ गए? ओके चलो, इनैंशियोमर मिरर इमेज। ठीक है? तो कैनॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड लाइक डिस्टिलेशन। ऐसे फिजिकल मेथड्स में ऐसे चेक करके नहीं बता पाओगे ना कि कौन सा ओरिजिनल है दोनों में से। समझ गए? तो कैनॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड लाइक डिस्टिलेशन, ये वाला है। जब दोनों अलग ही हैं तो उनको तो सेपरेट अलग अलग प्रोसेस से कर लूँ आराम से। अगर दोनों का मिक्सचर भी मैंने कोई उसमें रख रखा है बीकर में, तो दोनों की अलग अलग रिएक्शन होगी या दोनों की कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज ही अलग होगी, तो इनको आराम से सेपरेट कर सकता हूँ मैं डिस्टिलेशन से। समझ में आया सभी को? तो कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड लाइक डिस्टिलेशन, ये कैन नॉट बी सेपरेटेड। अब देखो केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टी मतलब क्या? रिएक्ट करना। समझ गए?
चलो अब इस चीज को ऐसे समझेंगे अपन, इसमें जो कि 2 पॉइंट है ना, सेम केमिकल प्रॉपर्टी और डिफरेंट दोनों हो सकती है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल यहां भी मैं ही खड़ा हूं, इधर भी मैं ही खड़ा हूं, कॉपी है, ठीक है। अब अगर देखो, अगर मैं ये और ये भी मैं ही हूं तो वो आर एस वाली चीज अपोजिट होगी ना, आर एस एस आर, यही होगा। अगर एक आर है, इसका एक एस है, तो जब कॉपी होता है तो उल्टा हो जाएगा ना, ये क्लॉकवाइज होगा तो वो एंटी क्लॉकवाइज, तो ये एस होगा ये आर होगा, ठीक है। तो जो इन कंपाउंड से रिएक्ट करने आ रहा है, क्योंकि देखो अगर मैं बोल रहा हूँ केमिकल रिएक्शन या केमिकल प्रॉपर्टी, तो कुछ चीज मिलाऊंगा उसमें, तो वो इनसे कैसे रिएक्ट कर रही है उस पर डिपेंड करता है। तो जो चीज मैंने इसमें डाली है रिएक्ट करने के लिए, वो चीज अगर अकायरल है, समझ गए, वो चीज अगर अकायरल है तो दोनों को ही सेम फर्क पड़ेगा, फर्क ही नहीं पड़ेगा, तो अकायरल चीज से सेपरेट नहीं कर पाऊंगा, मुझे कोई कायरल चीज चाहिए होगी, समझ गए। कायरल होगी मतलब जो भी चीज डाल रहा हूं उसका कुछ आर और एफ कुछ होगा ना, तो उसके हिसाब से मान लो अगर वो चीज आर वाली है तो इसके साथ मिक्स करूंगा तो आर आर, इसके साथ एस आर, तो अलग दिख रहा है ना, वो एस आर हो जाएगा, ये आर आर हो जाएगा। लेकिन अगर कोई अकायरल चीज मिक्स कर रहा हूं तो उसमें थोड़ी ना बता पाओगे, समझ गए क्या बोला मैंने। तो सेम केमिकल प्रॉपर्टी होती है अगर अकायरल रिएजेंट से रिएक्ट करता हूं तो, जैसे जो भी कंपाउंड था उसको मैं अगर इस रिएजेंट से रिएक्ट करूं तो इन दोनों की केमिकल प्रॉपर्टी सेम ही आएगी, कुछ अलग नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो रिएजेंट कैसा है, अकायरल वाला है। लेकिन डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टी बातें नहीं, इधर देख लो, डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टी कब आएगी, जब मैं कायरल रिएजेंट से रिएक्ट करूं। तो याद है जब अपन, अगर मैं अकायरल रिएजेंट यूज करता हूं तो मैं इन दोनों को सेपरेट नहीं कर पाऊंगा, कायरल रिएजेंट यूज करता हूं तो ही मैं इनैंशियोमर या मिरर इमेज को सेपरेट कर पाऊंगा। मिरर इमेज को इतनी आसानी से तो सेपरेट होगी नहीं, क्योंकि दोनों ही सेम है, समझ में आता है, ठीक है। तो अकायरल रिएजेंट तो इनको सेपरेट नहीं कर पाएगा, लेकिन इनको सेपरेट कहीं से किया जा सकता है, कायरल रिएजेंट से। और यही पॉइंट जब अपन ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पढ़ रहे थे तो मैंने एक पॉइंट तुमको बोला था, याद है किसी को? नहीं याद है? वहां भी यही चीज लिखी थी, स्टार्टिंग में देखना है पन्ने पलटा के, जब ऑप्टिकल शुरू किया था तब लिखा था मैंने एक पॉइंट कि मैं बाद में पढ़ाऊंगा ये कायरल रिएजेंट से सेपरेट होते हैं या अलग रिएक्शन देते हैं, ठीक है, देखना एक बार, आ जाएगा यार। तो डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टी होती है कायरल के साथ, सेम केमिकल प्रॉपर्टी होती है अकायरल के साथ, ठीक है। लेकिन इनकी केमिकल प्रॉपर्टी सिमिलर, किसी से भी रिएक्ट करवा दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसा कुछ। इनकी केमिकल प्रॉपर्टी सिमिलर, ठीक है। कैसे याद रखो, जैसे भी मॉलिक्यूल में वो एटम सारे सेम है, CH3 CH2OH CH2OH, हाँ ठीक है, HOH HOH लगा है, तो दूसरे वाले में भी है तो यही चीज है। ऐसा नहीं कि इसमें OH लगा उसमें NH2 लगा है, वो डायस्टीरियोमर नहीं होता। डायस्टीरियोमर मतलब एटम सारे इसके भी सेम है, एटम सारे इसके भी सेम है, बस पोजीशन कुछ भी रैंडमली लगी है, तब डायस्टीरियोमर बोलते हैं। तो जब कंपाउंड सेम है तो रिएक्ट भी वैसे ही करेंगे ना, इसमें OH है तो वो उसमें भी OH है, भले कहीं भी लगाओ रिएक्ट तो वो भी करेगा, ठीक है। तो इसीलिए इसमें केमिकल प्रॉपर्टी सिमिलर। अच्छा, GI ज्योमेट्रिकल आइसोमर डायस्टीरियोमर होते हैं, पता है? जब GI पढ़ रहे थे तब बताया था कि GI वाले डायस्टीरियोमर होते हैं, लेकिन ऑप्टिकल वाले डायस्टीरियोमर भी होते हैं और इनैंशियोमर भी होते हैं। याद है? नहीं याद, कुछ याद नहीं। डायस्टीरियोमर मतलब दो अलग अलग, तो 5 ट्रांस होते हैं ना उसमें, तो 5 ट्रांस उल्टे ही तो होते हैं, डायस्टीरियोमर ही तो, मिरर इमेज थोड़ी ना है 5 ट्रांस। अरे यार कहता हूँ, अगर मान लो ऐसा लगा भी है, ये अगर ऐसा है तो ये क्या मिरर इमेज है क्या? नहीं है ना, लेकिन 5 ट्रांस है तो दोनों सेम तो नहीं है, तो डायस्टीरियोमर ही है ना, क्योंकि सारे एटम सेम है, सब कुछ सेम है, तो ये दोनों क्या आपस में डायस्टीरियोमर है। तो यही बोल रहा हूँ कि GI क्या होते हैं, डायस्टीरियोमर होते हैं, ना कि इनैंशियोमर। लेकिन ऑप्टिकल वाले इनैंशियोमर भी हो सकते हैं और डायस्टीरियोमर भी हो सकते हैं, ठीक है। तो उसमें लिखा है GI या डायस्टीरियोमर, ठीक है, कोई बात नहीं। और ऑप्टिकल वाले भी हो सकते हैं, लेकिन GI सिर्फ डाई हो सकते हैं, GI ये नहीं हो सकते हैं। लिखना हो तो लिख लेना भाई।
ऑप्टिकल वाले इनैंशियोमर भी होते हैं और डायस्टीरियोमर भी होते हैं, और जीआई वाले ओनली डायस्टीरियोमर होते हैं। समझ गए? ये चीज स्टार्टिंग में भी लिखी है अपन ने जब क्लासिफिकेशन कर रहे थे, वापिस लिखो। चलो एक और पॉइंट छूटा था अपना, जो कि अपन ने पढ़ तो लिया था, रेसिमिक मिक्सचर। रेसिमिक मिक्सचर पढ़ा था, याद है शुरू में जब ऑप्टिकल एक्टिविटी चेक कर रहे थे एक्सपेरिमेंट से, ठीक है। तो एक बीकर में अपन ने 50% डी 50%, देखो इधर देखो सारे है ना, वापस से भूल गए तुम सब। एक बीकर लिया, इस बीकर में मैंने कोई ऐसा कंपाउंड रख दिया है जो कि लाइट को बेंड करता है राइट में। तो जैसे पीपीएल लाइट डालूंगा राइट में बेंड, ठीक है। ऐसा कंपाउंड रख दिया जो लाइट को बेंड करता है ओनली, है ना, जो लेफ्ट में, तो पीपीएल लाइट लेफ्ट में बेंड, ठीक है। अब मैं उसी बीकर में ये दोनों राइट और लेफ्ट दोनों का बराबर अमाउंट रख रहा हूं। 50% मैंने क्या डाला जो राइट में बेंड करता है, 50% क्या डाला सॉल्यूशन जो लेफ्ट में बेंड करता है। अब ये मिक्सचर बन गया ना 100%, जिसमें आधा ऐसा है जो कि राइट में बेंड करने की कोशिश कर रहा है, आधा ऐसा है जो लेफ्ट में बेंड करने की कोशिश कर रहा है। तो जब पीपीएल डालूंगा तो पीपीएल कहीं बेंड होगी क्या? वो सीधी निकल जाएगी। समझ गए? क्योंकि 50% कोशिश कर रहा है उधर, 50% कोशिश कर रहा है इधर मोड़ने की। समझ में आया सभी को? ठीक है। तो 50% डी और 50% एल, ये बोलते हैं 50% डेक्स्ट्रो वाला, 50% लीवो वाला। और दोनों आपस में होने कैसे चाहिए? इनैंशियोमर, क्योंकि दोनों अगर अलग हैं तो फिर हो सकता है किसी एक की पावर ज्यादा हो। इनैंशियोमर होंगे तो कॉपी है ना जस्ट, तो जितनी पावर इसकी राइट के लिए उतनी पावर इसकी लेफ्ट के लिए होगी। तो इनैंशियोमर ही चाहिए मुझे यहाँ पे। अगर यहाँ में डायस्टीरियोमर ले लूँ आर एस वाले, तो मेरे को ये नहीं पता कि उसके आर की पावर कितनी है, एस की कितनी है। तो भले 50-50% भी लूँ, लेकिन हो सकता है आर का 50% बहुत ज्यादा पावर का हो, तो राइट में बेंड कर देगा। तो मुझे क्या चाहिए यहाँ? सिर्फ इनैंशियोमर, ठीक है। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि इक्विमोलर मतलब बराबर कॉन्सेंट्रेशन में, बराबर कॉन्सेंट्रेशन और बराबर अमाउंट, इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ इनैंशियोमर 50% डी 50% एल, ये तो इनैंशियोमर तो क्या बोलते हैं? रेसिमिक मिक्सचर बनता है, ठीक है। रेसिमिक मिक्सचर ऑप्टिकली एक्टिव होता है कि इनएक्टिव? इनएक्टिव, क्योंकि लाइट को कहीं नहीं बेंड करेगा, ना राइट में ना लेफ्ट में, ठीक है। ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू एक्सटर्नल कंपनसेशन, ये चीज इंपॉर्टेंट है। एक्सटर्नल कंपनसेशन क्यों? क्योंकि अलग अलग कंपाउंड है ना। अगर मीजो की बात करूं तो मीजो ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं, क्यों? ड्यू टू इंटरनल कंपनसेशन। तो एक अगर लिखना हो तो लिख लेना, मीजो आर ऑप्टिकली इनएक्टिव, क्यों? ड्यू टू इंटरनल कंपनसेशन। समझ में आ रहा है ना मीजो वाला क्यों? क्योंकि एक अगर आर होगा तो दूसरा एस, तो वो उस मॉलिक्यूल के अंदर ही अंदर कोशिश कर रहा है ना लाइट को इधर ना इधर, सीधे की सीधे जाएगी। तो मीजो क्यों होते हैं? इंटरनल कंपनसेशन। लेकिन रेसिमिक मिक्सचर क्यों होता है? एक्सटर्नल कंपनसेशन। क्लियर है? क्योंकि इसमें कंपाउंड ही अलग है, ठीक है। अब ये जो वर्ड आएगा ना रिवॉल्यूशन, ये पहले भी आया था, याद है क्लासिफिकेशन के टाइम पे, किसी ने पढ़ा हो तो। रिवॉल्यूशन, रिवॉल्यूशन का मतलब है कि तुम सेपरेट कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो कोई भी मिक्सचर को। द सेपरेशन ऑफ रेसिमिक मिक्सचर इनटू इनैंशियोमर, अलग अलग, जो मैंने 50% डी 50% एल मिक्स किया है, क्या मैं इनको अलग कर पाऊंगा एक बार मिक्स करने के बाद? अगर अलग कर पा रहा हूं तो वो क्या है? रिवॉल्यूशन या रिजॉल्वेबल, और नहीं कर पा रहा हूं तो नॉन रिजॉल्वेबल, ठीक है। तो ये लिखा है द सेपरेशन ऑफ रेसिमिक मिक्सचर इनटू इनैंशियोमर, अलग अलग, इज कॉल्ड रिजॉल्यूशन। अब ये करते कैसे हैं उसका डायग्राम बना है, देखो ध्यान से सुनना। ये 50% डी वाला सॉल्यूशन होगा, ये 50% एल वाला है, ठीक है। 50% डी मतलब ये राइट में घुमा रहा होगा इसीलिए डी, लेफ्ट में घुमा रहा होगा तो एल। तो मैंने आर और एफ इसके लिख दिए ऐसे, ठीक है। ये इनैंशियोमर है, दोनों आपस में इनैंशियोमर होंगे तभी तो रेसिमिक मिक्सचर बनेगा है, ठीक है। इतना समझ में आया? अब मैंने क्या बोला कि ये अगर ऑप्टिकल इनएक्टिव से रिएक्ट कर रहा हूं तो दोनों सेम ही रिएक्ट करते हैं। ऑप्टिकल इनएक्टिव से या अकायरल से रिएक्ट कर रहा हूं तो दोनों सेम केमिकली रिएक्ट करते हैं। इनैंशियोमर सेम केमिकल प्रॉपर्टी शो करते हैं अकायरल के साथ। तो अगर मेरे को अलग अलग चाहिए कि दोनों अलग अलग रिएक्ट करें डी और एल वाले, तो मेरे को क्या यूज करना पड़ेगा? कायरल रिएजेंट। तो मैंने ऑप्टिकली एक्टिव रिएजेंट या बोलूं कायरल रिएजेंट यूज किया, कायरल
रिएजेंट यूज किया। अब वो जो कायरल रिएजेंट मैंने यूज किया वो या तो R होगा या S, कुछ तो होगा ना। तो मैंने मान लिया कि यहाँ पे मैंने क्या यूज किया है, S वाला, ठीक है। तो मेरा है R और F था, तो उसमें ये एक्स्ट्रा आया ना, और ये मेरा रिएजेंट ही है ऑप्टिकली एक्टिव वाला। तो मैंने R के साथ भी F जुड़ जाएगा, जैसे मैंने उसमें और ड्रॉप्स डाली, ये रिएजेंट ही, तो वो रिएजेंट सबसे जाके रिएक्ट करेगा ना। तो वो इससे भी रिएक्ट करेगा D वाले से, और L से भी। D से रिएक्ट करेगा तो उसके साथ जुड़ गया तो RS बन गया, इससे जुड़ेगा तो SS बन गया। ये समझ में आया सबको, ठीक है। अब इन दोनों को मैं फिजिकल मेथड से सेपरेट कर सकता हूँ, क्योंकि एक RS से एक SS से अलग अलग हो गए ना। RS SS कोई लेना देना है क्या इनका, ये डाइस्टीरियोमर बन गए। अब देखो, अगर एक R है और एक S है और दूसरा SR होता तो बोलता ना मैं कि ये इनैंशियोमर है। डाइस्टीरियोमर मतलब क्या, उनका कुछ लेना देना ही नहीं है। एक R हो सकता है तो दूसरा भी R ही हो जाएगा, दोनों S हो जाएंगे, समझ गए। तो ये क्या होंगे, डाइस्टीरियोमर। तो ये SS और RS क्या हो गए अब आपस में, डाइस्टीरियोमर, समझ गए, ऑप्टिकली एक्टिव रिएजेंट के आने के बाद। तो डाइस्टीरियोमर को तो मैं सेपरेट कर सकता हूँ ना फिजिकल मेथड से, अभी तो पढ़ा। तो अब इन दोनों को मैंने अलग कर लिया, RS को मैंने अलग बीकर में निकाल लिया और SS को अलग बीकर में निकाल लिया। अब ये F वाला पार्ट तो मैंने एक्स्ट्रा जोड़ा था ना, तो इसको मेरे को हटाना पड़ेगा ओरिजिनल वाला कलेक्ट करने के लिए। तो ये 50% था, 50%। मैं वापस से एक रिएजेंट मिलाऊंगा जो कि इस S को अलग कर देगा और इस S को अलग कर देगा। तो ओरिजिनल मेरा जो R और S थे वो मिल गया ना मेरे को अलग अलग। तो यहाँ पे जो मिक्सचर था इनैंशियोमर का, उसको सेपरेट करने का तरीका क्या है कि कायरल या ऑप्टिकली एक्टिव रिएजेंट से रिएक्ट कराया जाए ताकि वो क्या बन जाए, दोनों डाइस्टीरियोमर। क्योंकि इनैंशियोमर को मैं डायरेक्टली सेपरेट नहीं कर सकता, तो मेरे को डाइस्टीरियोमर बनाना पड़ेगा। डाइस्टीरियोमर को तो कर सकता हूँ, मैंने सेपरेट कर लिया अलग अलग बीकर में, और जो उनमें SS एक्स्ट्रा डाला था उसको हटाने के लिए मैंने एक और रिएजेंट डाल दिया। तो वो एक और रिएजेंट ने SS दोनों को हटा दिया, तो बचा क्या, RS मिल गए, समझ गए। तो ऐसे होता है रिवॉल्यूशन की प्रोसेस। रिवॉल्यूशन मतलब सेपरेट करना, समझ गए। रिवॉल्यूशन मतलब दोनों इनैंशियोमर्स को आपस में सेपरेट करना। जो इनैंशियोमर सेपरेट हो सकते हैं रिवॉल्वेबल और नॉन रिवॉल्वेबल। क्लियर है, ठीक है। चलो सब इधर। अब इसके बाद कुछ छोटे मोटे टॉपिक और बचे हैं जिसमें अपन फाइंड करते हैं कि ये कायरल है कि नहीं है। जैसे एक अमीन इन्वर्जन वाला टॉपिक है, वहां से क्वेश्चन आता है, ठीक है। एक अपने पॉलीफिनाइल रिंग्स वाला है, बाइफिनाइल रिंग वाले के ऑर्थो पोजीशन पे वो जो बड़े ग्रुप लगते हैं वो वाले क्वेश्चन बचे हैं। और स्पायरो और क्यूमिलिन वाले कि स्पायरो और क्यूमिलिन ऑप्टिकली एक्टिव हैं कि नहीं है, समझ गए। तो ये चार चीज बची, ये पढ़ेंगे। फिर उसके बाद पढ़ना है हाउ टू कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ GI, ठीक है, हाँ, OI, ठीक है। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, हाउ टू कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमेर। ये पार्ट बचा है तुम्हारा ऑप्टिकल से, बस अब इतना। उसके बाद फिर अगला आता है कन्फर्मर्स वाला पार्ट। तो कन्फर्मर्स का एक लेक्चर अलग होगा, ठीक है। वो उसमें वो कौन से न्यूमैन प्रोजेक्शन और फोर्स प्रोजेक्शन, ये दो प्रोजेक्शंस पढ़ने, तो उनके क्वेश्चन कर लेंगे, वो पढ़ते हैं। और फिर अपन स्टार्ट होगा रिएक्शन मैकेनिज्म। तो 2 दिन और लगेंगे अभी ऑप्टिकल में। क्लियर है, चलो ठीक है, थैंक यू सो मच।